हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मैराथन क्लास है। चाहे 12 घंटे लगे चाहे 6 घंटे लगे, आपको बीएसएफ की कंप्लीट जीके करवाई जाएगी। बीएसएफ की किसी भी एग्जाम, चाहे एसएमटी का दे रहे हो, चाहे वाटर विंग का दे रहे हो, या आप सभी लोग ट्रेडमैन मेट या हेड कांस्टेबल एचसीएम का दे रखा हो आपने, या ट्रेडमैन का दे रखा हो, चाहे एचसीएम का भर रखा हो, एचसीएम आरओआरएम की भर्ती है उसका, सभी के अंदर ये जीके पूछी जाएगी। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि टॉपिक वाइज करवा रखा है मैंने, टॉपिक वाइज आपको सभी जीके की क्लासेज मिल रही हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको। इकोनॉमिक्स से जितने भी 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, यानी करीम क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लूसेंट पढ़ने बैठोगे, भी लूसेंट जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा, बीएसएफ के लिए बहुत ज़्यादा, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं लूसेंट, एसएससी वाले बच्चे पढ़ लेते हैं। आप बीएसएफ वाले बच्चे इतने पढ़ोगे तो आप सभी लोग पजल हो जाएगा। आपको इतना पढ़ना है कि इसके टॉप क्वेश्चंस मैंने छांट दिए कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। टॉप 80 क्वेश्चंस यानी कि 1000 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के, उसमें से मैंने 80 छांट दिए हैं कि ये तो आएंगे, वो मैंने पहले ही इलिमिनेट कर दिए। तो ये बहुत अच्छी है। अगर आपकी इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो 830 77 15 824 है। आप किसी भी एग्जाम की अगर पीडीएफ लेना चाहते हो, ट्रेडमैन, एचसीएम, आरओआरएम, किसी भी चीज़ की, तो आप इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आप सभी लोग इकोनॉमिक्स यानी इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ही सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लर्न हो जाएंगे। ठीक, अपन लोग बात करते हैं कि सर ये 80 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। डेफिनेटली इन्हीं 80 क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर, और ये वो क्वेश्चन हैं जो बीएसएफ रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है बीएसएफ के। और इनको इस तरीके से अरेंज किया था कि आपको आसानी से आपको समझ में आ सकते सारे टॉपिक वाइज। और टॉपिक वाइज जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के भी बिल्कुल सीरियल वाइज ही कर रखे हैं कि पहले ये टॉपिक पढ़ना है जनगणना से, फिर उसके बाद बैंक से जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। चलो अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन लोग इसके ऊपर चलते हैं और पहली ही भी उसके अंदर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको एसएससी से लेकर हर कहीं जगह पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सामाजिक और निजी, ठीक, सरकारी और प्राइवेट उद्योगों का सह-अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछ रखा है कि सरकारी, सार्वजनिक और निजी उद्योगों का क्या है, सह-अस्तित्व क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन आएगा बीएसएफ के अंदर, अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीयक, तो आपको जो है अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंदर आते हैं वन, कृषि और उत्खनन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वन, खेती और उत्खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है बिजली, गैस और लौह इस्पात। ठीक है, लौह इस्पात आता है, क्या आता है, लौह इस्पात आता है। उसके बाद अगर अपन लोग बात करते हैं तो थर्ड यानी जो तृतीयक क्षेत्र है उसके अंदर क्या आता है, अर्थव्यवस्था के थर्ड जो है क्षेत्र उसके अंदर क्या आता है, थर्ड एरिया के अंदर, तो आप सभी लोगों को पता है कि थर्ड के अंदर क्या आता है, परिवहन, डाक सेवा, व्यापार। ठीक है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो बनेगा। पहले के अंदर वो कृषि उत्खनन बनाते हैं, दूसरे के अंदर आता है बिजली, इस्पात और गैस आती है, थर्ड के अंदर परिवहन, डाक सेवा और व्यापार आता है। तो आप सभी लोग ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र या डाक सेवा नहीं आता, तो तृतीय यानी तीसरे क्षेत्र को कहा जाता है, किसने, सेवा के क्षेत्र को। ठीक है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था, राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर भी आता है, रेलवे के अंदर भी आता है, सब कहीं आता है, और ये बीएसएफ भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे के सारे मैंने क्रीम क्वेश्चन हैं ये, बट इनमें मैं और भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देना है। भारत में सबसे पहले किस राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है,
तो भैया दादा भाई नौरोजी और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कब माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना का आधार वर्ष कब माना जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा मुझे कि राष्ट्रीय आय है उसकी गणना का आधार कब माना जाता है। तो 2011 से 12 है जो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार माना जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? तीनों क्वेश्चन ये आंकलन गणना के ऊपर है। मैंने बता दिया कि सारे टॉपिक वाइज और कंसेप्ट वाइज और बिल्कुल सीरियल वाइज मैंने अरेंज कर रखे हैं। अब ये गणना से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, देखिए उसकी मैं बात करता हूँ। देखिएगा, पहला इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। सेकंड बात क्या है कि इन्होंने पूछा कि जो गणना है वो कौन बनाता है? तो गणना की वो कौन करता है गणना? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और गणना का आंकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन ये देख लिया आप सभी लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसको जाता है? गणना का श्रेय है वो किसको जाता है राष्ट्रीय आय की? तो प्रोफेसर वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर VKR राव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर VKR राव। ठीक है, आप सभी लोग ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मैंने सारे क्वेश्चंस इस तरीके से अरेंज किए हैं कि आप सभी लोग बोल नहीं सकते कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले देखिए क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र, वो उसके फिर गणना क्या। देखिए ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, हर जगह पहले आया करता था, आजकल ये थोड़ा क्वेश्चन लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग देखते हैं कि इंडिया विजन 2020 क्या है? योजना आयोग द्वारा भारत के 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया एक दृष्टि पत्र है, यानी एक दृष्टि पत्र इन्होंने तैयार किया था कि 2020 तक हमारा इंडिया कैसा होगा। ठीक है, तो इंडिया विजन 2020 2020 ये क्वेश्चन पहले आया था, आजकल इसको लुप्त कर दिया गया है। ठीक है, समय के साथ क्वेश्चंस भी उनका वो हो जाता है कि क्वेश्चंस भी वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले गरीबी रेखा के अंदर आते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी है वो अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं मिलती है तो वो क्या गरीबी रेखा के अंदर आ जाती है, क्योंकि हमें कैलोरी, अपन को एनर्जी प्राप्त होती है कैलोरी से, तो अपन को अगर इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी इतनी कैलोरी नहीं मिलेगी, तो हम गरीबी रेखा के नीचे हैं। प्रतिदिन की बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कि योजनाओं के शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में। भाई शहर के कम वर्क करते हैं तो इनको 2100 कैलोरी होनी चाहिए, और वो ज़्यादा करते हैं तो इनको 2400 कैलोरी तो कम से कम होनी चाहिए। योजना आयोग बना रखे, अब इसको नीति आयोग बना दिया गया है 2014 के बाद से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अपन लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन हेतु तो किस सूचकांक को माना गया है? तो भैया कौन से सूचकांक गरीबी से रिलेटेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर बाजार, थोक बाजार, ये तो व्यापार वाली सिस्टम हो गई। तो गरीबी का आंकलन इसी से किया जाता है, किससे? सी ऑप्शन से, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इसको किया जाता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो भारत के अंदर कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, इन्होंने ऐसा बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत के अंदर पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वें क्वेश्चन के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हरियाणा के अंदर तो स्कीम भी चलती है अंत्योदय, बट ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि गरीबी से भी अधिक गरीबों की सहायता करना, जो गरीब से भी गरीब हैं।
ठीक है, गरीबों में भी सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, अपन लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आएगा एग्जाम के अंदर, अगर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स से तो ये क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है योजना है वो कब शुरू की गई थी। 2 फरवरी 2006 को। कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो 2 फरवरी 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को ये की गई थी। भारत में सामुदायिक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 के अंदर सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 के अंदर क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई थी। अब ये क्वेश्चंस आ गए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी जितनी भी योजनाएं हैं पंचवर्षीय योजना उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे इससे बाहर नहीं जाने वाला है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका बी ऑप्शन इसका राइट है। 1 अप्रैल 1951 के अंदर ये स्टार्ट हो चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्षेत्र यानी किस क्षेत्र के पर बल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काफ़ी अच्छा, कृषि जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। सभी के आप सभी लोगों को पता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन तो आएगा। जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है, यानी कि जो जिस समय प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका वही होगा अध्यक्ष। उसके बाद करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल के ऊपर आधारित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय PR महालनोबिस के ऊपर आप सभी लोगों को पता है कि इसके मॉडल के ऊपर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के ऊपर विकास के ऊपर जोर देती है, फोर्स करती है, बल देती है? तो ये उद्योग क्षेत्र है उसके ऊपर डिपेंड होती है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करवानी चाहती है कि उद्योग है उसके ऊपर अपन लोग सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना के ऊपर ये कृषि के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स दिया गया था। निम्न में लिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी उद्योग के ऊपर जोर दिया गया द्वितीय के अंदर? तो उद्योग तो लगाने इन्होंने थी, तो इन्होंने राउरकेला उड़ीसा के अंदर वाला भी इन्होंने क्या कर दिया कि उद्योग स्थापित कर दिया। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वाला इन्होंने कर दिया। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ वाला भी उद्योग, स्टील उद्योग हैं तीनों के तीनों, तो इनके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, जोर दिया और इनकी स्थापना कर दी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, योजना अवकाश का काल किस अवधि को माना जाता है? ये क्वेश्चन तो आएगा भैया आपके एग्जाम के अंदर, कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि जो 1966 से लेकर 1969 के ऊपर जो समय रहता है उसको योजना अवकाश काल भी कहा जाता है, क्योंकि योजना काल इसके अंदर अवकाश के लिए चला गया था इस समय के अंदर। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के सामने रखे जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तो योजना अवकाश काल है उसके दौरान हमें हरित क्रांति देखने को मिली, जिसका समय था 66 से 69 जो योजना अवकाश काल है उसका। ठीक है, 1966 से 69 के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वो होने वाला है डी। नहीं, इसका तो डी नहीं होगा, 27 का 28 का तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत किया गया था बोकारो का। ठीक है, तो बोकारो का क्या हो जाएगा
फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 8%। कितना रखा गया था? तो 8% इसके अंदर रखा गया था। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर 8% रख लेना 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका कार्यकाल कितना हुआ है तो ये भी आप सभी लोग बता दीजिएगा। उसका कार्यकाल है कि 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 2002 से लेकर 2007 तक इसको ऐसे याद रख सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने ऐसे ही रख दिया इसको, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस आते हैं नहीं। जो मैंने क्वेश्चंस दिखा रखे हैं वही क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उनकी तरह दृष्टि से, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ये अब नहीं आता है ट्रेंड के अंदर। और सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को पता है कितने ज़्यादा ट्रेंड के अंदर आते हैं। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो चौथी, जिसके अंदर बोकारो इस्पात संयंत्र स्टार्ट किया गया था, स्थापना की गई थी, चौथी के अंदर वहीं पर उन्होंने बोला कि गरीबी हटाओ, नारा भी दे दिया और इन्होंने एक बोकारो इस्पात संयंत्र भी इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ताकि गरीबी कुछ हट सके, रोजगार मिल सके। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था सबसे पहले। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर बोला गया कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी हमें होनी चाहिए, यानी आत्मनिर्भर भी के लिए भी इन्होंने क्या कर दिया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ये कार्यक्रम भी। इसके बाद आता है ट्राइसेम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि ट्राइसेम जो कार्यक्रम है, योजना है, उसका मेन उद्देश्य यही था, किससे संबंधित थी, कि स्वरोजगार मिले ग्रामीण युवकों को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताओ कहाँ नहीं आता, ये क्वेश्चन तो अभी भी पूछा जाता है, ट्रेंड में इतना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता, आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे बता देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन। जो संपत्ति कर है वो भी एक प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी और उपहार कर भी, ये सभी लोग प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो इनमें से इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगम कर, सीमा शुल्क कर और आयकर, ये भी केंद्र सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ये कर। आप सब बताइएगा, बिक्री कर कौन सी सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या हमारा जो ग्राम पंचायत होती है वो लगाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाती है? राज्य सरकार का ये टैक्स लगाती है, बिक्री कर वाला टैक्स है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद पूछते हैं कि अप्रत्यक्ष कर कौन से इनमें से? तो भैया जो ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर ही हैं, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तट कर, ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट जिसे टैक्स भी बोलते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है तो मनोरंजन कर, पथ कर और भू राजस्व कर, ये कौन लगाता है, राज्य सरकार। और बिक्री कर भी कौन लगाता है, राज्य सरकार। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वैट किस प्रकार का कर है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। वैट से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछे जाने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम के अंदर। और ये सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। वाटर विंग का एग्ज़ाम हो चुका है 28 अगस्त को, इन्हीं क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चंस फंसे हैं वाटर विंग के अंदर, इन्हीं क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन से एक एक आपको दो बार इस वीडियो को रिवाइज करके चले जाना। आपका 25 के 25 या 35 के 35 स्कोर करके आओगे एग्जाम के अंदर। जितने भी BSF के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे आप सभी लोग लगा के आएंगे। करंट जीके अभी फ़िलहाल पूछी नहीं जा रही, तो ये जो जीके है पुरानी वाली जीके, ओल्ड जीके, इसको रट के चले जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर। अगर आप इसके PDF लेना चाहते हो तो आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, उसके ऊपर व्हाट्सअप कर देना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप ही करना है, और आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। उस कॉल आप यहाँ पर सर्च करना
830 73 15 824 के ऊपर अगर आप लोग मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप के ऊपर तो आपको PDF सेंड कर दी जाएंगी, आपको उस पर मैसेज कर लेना है। अब देखना इस क्वेश्चन का, वैट के किस प्रकार का कर है, तो इनडायरेक्ट कर है यानी अप्रत्यक्ष कर है। क्या कर है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट कब से लागू हुआ? GST का फुल फॉर्म पूछा गया था, आप सभी लोगों को पता होगा। GST का फुल फॉर्म भी पूछा गया वाटर विंग के अंदर, तो बताइएगा GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। और जो GST है वो कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और जो वैट है ये कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। अब जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि वाटर विंग के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया GSTIN, इसके फुल फॉर्म बताइए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसा इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। अब चलते हैं अपन लोग 41वें क्वेश्चन की तरफ। किस समिति की स्थिति में भारत में वैट लागू किया गया था? तो एल के झा समिति थी, उसके ऊपर ही हमने ये डिसीजन लिया था कि अपन लोग वैट लागू कर देते हैं। जो अपन लोग वैट लागू होता है वो 1 अप्रैल 2005 को होता है और इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और एल के झा समिति है उसके अनुसार पर हमें ये टैक्स लागू करना पड़ा था। प्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर बताइएगा। 42वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको प्रत्यक्ष कर आप सभी लोग बताइएगा। तो जो निगम कर होता है उसे अपन लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जो 14वें वित्त आयोग है उसके VI अध्यक्ष कौन थे? तो VI रेड्डी बोलते थे उसको। बट अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब यहाँ पर आप सभी लोग कर लेना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो लिख लेना है NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप सभी लोग लर्न कर लेना है। 12वें वित्त आयोग के केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संतुष्टि की गई है? जो 12वें वित्त आयोग है उसने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संतुष्टि की गई है? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। कमेंट भी कर दिया करो, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होता है उसे कमेंट के अंदर लिख दिया करो ताकि आपको अच्छा लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30.5 है, जो 12वें वित्त आयोग ने रखी थी कि राज्य सरकार इतने हमें टैक्स देगी, 30.5। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं कि भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक, देयताओं के द्वारा पहला बैंक कौन सा? बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइएगा। तो अवध कॉमर्शियल बैंक है वो पहला सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था जिसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, तो इसको रट लेना है। 1 अप्रैल 1935 के अंदर भारत के RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भी बोल सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 21। इसके राइट आंसर हो जाएगा। करेंसी नोट प्रेस आधारित अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो नासिक के अंदर ये स्थित है। SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 1955 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1955 इसका याद रख लेना कि SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सभी लोग बताइएगा कि RBI का मुख्यालय आप सभी लोग मुझे बता देना है, क्योंकि मुंबई इसका मुख्यालय रहने वाला है। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर रहने वाला है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956 के अंदर, क्योंकि 55 के अंदर SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, 56 के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कर दी गई थी। किस संस्था शेयर बाजार से संबंधित है? तो सेबी है। वो क्या करती है? शेयर बाजार पर निरंतर रखती है, अपना कंट्रोल रखती है सेबी। ठीक है,
तो आप सभी लोग बताइए कि सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। अभी सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, तो इसका सूचकांक किसे बोला जाता है, आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसेक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका लखनऊ के अंदर स्थित है। आप सभी लोगों को पता होगा सिडबी का जो है वो क्या है कि जो लखनऊ के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। नासिक नरसिम्हम समिति संबंधित है, तो भैया जो बैंकिंग सुधार है उसे संबंधित है। नरसिम्ह समिति किसे संबंधित है, तो जो बैंकिंग सुधार है उसे संबंधित है नरसिम्हम समिति। बुल एंड बियर शब्द संबंधित है, तो शेयर बाजार से। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था, आज भी ट्रेंडिंग में बना हुआ है। बुल एंड बियर किसे संबंधित है, तो भैया जो शेयर मार्केट होता है उससे संबंधित होता है बुल एंड बियर। कितनी अच्छी क्लास अपन सभी लोगों की जा रही है, और इतनी अच्छी क्लास, और इसके अंदर जो मैंने 56 क्वेश्चन कराए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से 3 से 4 क्वेश्चन आपकी क्लास में से आएंगे, इन्हीं 80 क्वेश्चन में से, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन बीएसएफ के अंदर हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर हिट करते हुए मिलेंगे। इनको आपको 2 बार इस वीडियो को देख लेना। PDF लेना चाहते हो तो आप सभी लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना है, जो मैंने नंबर बता रखे हैं, ठीक है। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितना बार अवमूल्यन किया गया है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा 57वें क्वेश्चन का। तो आप सभी लोग इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो 3 बार भारतीय मूल्य है उसका अवमूल्यन किया गया है। कितनी बार किया गया है, 3 बार, ठीक है। यानी अवमूल्यन होता है उसको बदलना करेंसी को। देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु किस वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोत्तम संस्था है, तो जो नाबार्ड होती है, नाबार्ड, इसी को क्या बोलते हैं, ये बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, इसको अपन लोग बोल सकते हो। तो इसको जो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु यही बैंक है, लोन देता है, तो नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम अब तक टोटल 21 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। सर्वप्रथम कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 के अंदर। तो इसके अंदर आप राइट आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा माना जाता है, ये क्वेश्चन आएगा भाई आपके एग्जाम के अंदर। आप सभी लोग इजीली आपको इस क्वेश्चन को रन कर लेना है, आपको रट लेना इस क्वेश्चन को। तो भारत में जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है। 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो दशक था उसको जनसंख्या विभाजक दशक के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 125 करोड़ मान लेना है यहाँ पर, ठीक है। 125 करोड़ दिखा देना है। 1.21 अरब भी बोल सकते हो आप सभी लोग इसको। भारत में 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, इस क्वेश्चन का कहीं पर कोई ताल्लुकात है नहीं। इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आप सभी लोगों को, पहले बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर। इसके बाद करते हैं 63वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 सतरियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आएगा आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि 2011 की जनगणना के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन। तो इसका आएगा 943, राइट आंसर हो जाएगा। कितनी, 943 जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करते हैं लिंग अनुपात, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है लिंग अनुपात, और सबसे गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पर क्या होती है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है सबसे कम है हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा है केरल का, ठीक है, लिंग अनुपात। ये क्वेश्चन आएगा भैया, याद कर लेना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ किस
स्टेट के अंदर पाई जाती है, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। अनुसूचित जनजातियाँ, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो राजस्थान के अंदर सबसे कम है। अगर अपन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी सबसे बड़ा है, अगर अपन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। सबसे कम साक्षर लोग महिलाएं यहीं की हैं, राजस्थान की। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। सबसे ज़्यादा गरीब कौन से देश के अंदर रहते हैं? तो 66 का ए हो जाएगा। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64 बोल सकते हो आप सभी लोग। इसकी वृद्धि दर है 2011 के अनुसार कितनी है? 1.64 आप सभी लोग बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आप इसका सी ऑप्शन लगा देना 67 का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 के अनुसार, तो इसका 73% यहाँ की साक्षरता दर है। कितनी है? 73% यहाँ की साक्षरता दर है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। कितने? वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर से प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन आएगा, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वित्त सचिव है उसके होते हैं। किसके? फाइनेंस जो सेक्रेटरी होता है उसके होते हैं। किसके? वित्त सचिव के, 1 रुपये के नोट के ऊपर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। तो भारतीय जो पंचवर्षीय योजना है उसका अनुमूलन कौन करता है अंतिम रूप से? तो उसका करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है या अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो आप सभी लोग बताइएगा सबसे बड़ा वाणिज्य वाला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। 1955 के अंदर क्या होता है? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था इस बैंक का। 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। टोटल अभी तक 21 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मदद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान है, वो सबसे ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। तो जो शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है केंद्र सरकार का उसका होता है ए ऑप्शन, यानी कि उत्पादन शुल्क से सबसे ज़्यादा होता है क्या? राजस्व प्राप्त होता है। मानव विकास सूचकांक से शामिल किए गए थे। तो मानव विकास सूचकांक के अंदर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जीवन, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, ये सभी लोग मानव विकास सूचकांक के अंदर शामिल किए गए थे। जीवन संभाव्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, तीनों ये इसके अंदर मानव विकास सूचकांक तैयार होता है तो इसके अंदर ही शामिल किए जाते हैं। किस वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी पर्यावरण की दृष्टि से बढ़िया है ये प्रोडक्ट, आप सभी लोग यूज़ कर सकते हो। किसी के अंदर इको मार्क लगाता है। तो भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था। तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी की थी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी। किसने की थी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, MP बोलते हैं जिसको। अगर इस क्लास की PDF लेना चाहते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, PDF के लास्ट में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। 830 73 15 के अगर आप लोग मैसेज करोगे तो आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 830 77 15 824 के ऊपर ये करना है। किसी भी सब्जेक्ट की PDF लेना चाहते हो, ट्रेडमैन से हो आप सभी लोग, HCM मिनिस्ट्रियल से हो, चाहे RO और RM से हो, या आप सभी लोग ट्रेडमैन से, वाटर विंग या SMT से, तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है। अब मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ, सारे को टोटली फास्ट ट्रैक पर इसका रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि इसी क्लास के अंदर आप सभी लोगों को
याद हो जाए। पहला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ए ऑप्शन इसका राइट है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। कृषि, उत्खनन और वन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंदर शामिल किए गए हैं बिजली, गैस, लौह इस्पात। और अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्रों का संबंधित है परिवहन, विकास और सेवा से, डाक सेवा से। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी आंकलन हेतु किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर बात की जाती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है तो संरचनात्मक होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का गणना वर्ष माना जाता है 2011 से 12। ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? गरीबों से अधिक गरीबों की सहायता करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1952 के अंदर। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा आरंभ की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे जाता है? VKR राव के दिया जाता है। इंडिया विजन 2020 क्या है? योजना आयोग द्वारा जारी की गई दृष्टि पत्र है। 2020 तक भारत राष्ट्र को विकास की दृष्टि में आगे ले जाने के उद्देश्य से। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी कैलोरी ना मिलने पर गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं? तो 2400 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी नहीं मिलने से वो गरीबी क्षेत्र के नीचे आ जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधानमंत्री प्रधानाध्यक्ष होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महानोबिल्स के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। और जो योजना आयोग के शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी न मिलने पर वो गरीबी क्षेत्र से नीचे आ जाता है, गरीबी रेखा से। और निम्नलिखित में किस इस्पात कारखाने का स्थापना किया गया द्वितीय के पंचवर्षीय योजना के तहत? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तीनों का वहाँ पर किया गया था। और बोकारो जो स्टील जो है सेंटर है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथी में किया गया था, 4th बोलते हैं जिसको। योजना अवकाश काल माना जाता है तो 1966 से लेकर 69 तक इसको क्या माना जाता है? योजना अवकाश काल माना जाता है। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तो हरित क्रांति योजना अवकाश काल के दौरान हमारे यहाँ पर हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो चौथे के अंदर की गई थी, 4th के अंदर। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितना लक्ष्य किया गया था? 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम 2002 से 2007 तक किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वैट लागू किया गया था? LK झां समिति। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है तो इसके अंदर जो प्रत्यक्ष कर है निगम कर बोलते हैं, जिसको अपन लोग प्रत्यक्ष कर माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें, तो वहाँ पर आएगा NK सिंह। और 14वें की बात करें तो VI रेड्डी। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की कितनी प्रतिशत राशि की संतुष्टि की है? तो 30.5 है, उसके ऊपर संतुष्टि की थी कि 30.5 इनको मिलना चाहिए। भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला पहला संचालित बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक था। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य थी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ट्राइसम कार्यक्रम किसे संबंधित है? तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है तो ये सभी लोग प्रत्यक्ष कर हैं। संपत्ति कर, आयकर, उपहार कर सभी प्रत्यक्ष कर हैं। केंद्र सरकार लगाया जाने वाला कर कौन सा है? केंद्र सरकार द्वारा तो ये सभी लगाए जाते हैं। सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर। ठीक है। RBI की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को।
वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है 21 और 1969 के अंदर 14 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। करेंसी नोट संबंधित प्रेस संबंधित है तो नासिक के अंदर स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 के अंदर, 1 जुलाई 1955 के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर, आप सभी लोगों को पता है। बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, राज्य सरकार लगाती है। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है, तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। उत्पादन तटकर, सीमा शुल्क। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं मनोरंजन कर, भू राजस्व कर, पथ कर, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कर लगाए जाते हैं। वैट लागू किया गया था तो अप्रत्यक्ष कर है और अलकेजा समिति की स्तुति पर ये लागू किया गया था वैट। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य जीएसटी का ये था, उसके फुल फॉर्म पूछी जाती है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर GSTIN पूछा जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप सभी लोगों को कर देना क्योंकि वाटर विंग के अंदर ये पूछी गई थी GSTIN, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। वैट किस प्रकार का एक कर है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है। बुल एंड बियर संबंधित है तो शेयर मार्केट से संबंधित है। नरसिंहन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ के अंदर है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स कहा जाता है। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो सेबी भी है, वो शेयर बाजार के ऊपर नियंत्रण रखती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना है वो की गई थी सितंबर 1956। ठीक है, 1956 यानी 1956 के अंदर की गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। ये आपको क्लास कैसी लग रही है? आप सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें क्योंकि काफ़ी अच्छी, मेरी तरफ से काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और अच्छा एफर्ट आप सभी लोगों के लिए लगाया जा रहा है क्योंकि आपका SMT का एग्ज़ाम 4 सितंबर को है तो उससे पहले ये क्लास डाल दी जा रही है आपके लिए। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये कितनी बार उन्मूलन हुआ है? 3 बार उन्मूलन हुआ है भारतीय स्वतंत्रता के बाद। देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली वित्त यानी ऋण उपलब्ध कराने वाली या वित्त रुपये उपलब्ध कराने वाला जो संस्था है उसका नाम है नाबार्ड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 के किस समय कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था, आप सभी लोगों को पता है, ये किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में जनसंख्या विभाजक 10 माना जाता है तो जो जनसंख्या विभाजक 10 माना जाता है 2011 से लेकर 2021 तक, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 1.64%, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही है? तो 73%, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया गया तो वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया भारत में सर्वेक्षण। तो 1 रुपये 1 नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। भारत की पंचवर्षीय देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मंद है तो इसके अंदर रह जाएगा ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार की सबको सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है तो उत्पाद शुल्क से होता है। मानव विकास सूचकांक में शामिल हैं तो जीवन संभव्यता, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, ये तीनों ही मानव विकास सूचकांक तैयार किए जाते हैं तो इन तीनों चीज़ों को ही देखा जाता है। 2011 के अनुसार हमारी जनसंख्या कितनी है? तो 125 करोड़ 1.21 अरब भी यहाँ पर लिख सकते हो, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 2001 से 2011 के बीच, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले भी कटवा दिया था, अभी भी कटवा देता हूँ। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार 1000 सत्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 943 यहाँ पर
तो ये ऑप्शन आपका सभी लोगों का राइट हो जाएगा। किस स्टेट के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती हैं? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी लोगों के द्वारा। आपने काफ़ी अच्छा सहयोग किया, लास्ट तक बने रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा, राजस्थान स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता कम है। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में ये क्वेश्चन करा दिया है मैंने। किस व्यक्ति पर किसी वस्तु पर इको मार्क चेन दर्शाता कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है? तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है? तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। सारे के सारे क्वेश्चन कराए, सारे के सारे करीम क्वेश्चन। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको 2 बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। इस वीडियो को देखने से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे इस टॉपिक को देखने से, ठीक है। वैसे तो कंप्लीट अगर मेरी मैराथन क्लास देखते हो तो आपको 25 के 25 क्वेश्चन या आपके एग्जाम के अंदर 35 के 35 क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब के अंदर करंट क्वेश्चन आते हैं नहीं। तो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से आपको कवर कराया और रिवीजन भी करवाया, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए।